नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पावलोव का सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर और शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मित्रों आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मित्रों हमने इस वीडियो को आपको एकदम स्पष्ट सरल भाषा में चित्रों के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीक़े से हम आपको समझाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं पावलोव का सिद्धांत। यदि हम बात करें पावलोव का सिद्धांत क्या, तो पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 ईस्वी को रूस में हुआ। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें पावलोव का जन्म कब हुआ, तो पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 ईस्वी को हुआ। कहाँ पर हुआ? रूस में हुआ। यदि हम बात करें पावलोव की मृत्यु कब हुई, तो पावलोव की मृत्यु 27 फरवरी 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और दोस्तों पावलोव को पाचन क्रिया पर किए गए विशेष कार्यों के लिए 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1904 ईस्वी में प्रदान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने दैहिक पाचन क्रिया पर विशेष कार्य किया था, विशेष अध्ययन किया था। और दोस्तों इस सिद्धांत को इन्होंने प्रूव किया था। सिद्धांत क्या था, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए मित्रों, पावलोव ने कुत्ते के पाचन में लार के स्राव की भूमिका का अध्ययन किया। देखिए मित्रों, पावलोव ने एक कुत्ते की लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया, जिसमें इन्होंने कुत्ते के लार को एकत्र करके इन्होंने यह बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में संबंध स्थापित किया था, जिसकी चर्चा हम आपको आगे विस्तृत रूप से करेंगे। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें पावलोव 50 वर्ष की आयु में शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक बने। देखिए मित्रों, पावलोव सबसे पहले कैसे वैज्ञानिक थे, तो पावलोव सबसे पहले शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक थे। जब यह 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके तो फिर इसके बाद यह कैसे वैज्ञानिक बने, फिर इसके बाद यह मनोवैज्ञानिक बने। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। देखिए मित्रों, पावलोव के सिद्धांत के उपनाम पावलोव के यही एक सिद्धांत है। इसके निम्नलिखित नाम है। इसका पहला नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत तथा अनुक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए मित्रों, सिद्धांत एक हैं, नाम अनेक हैं, तो इनके इस सिद्धांत के इतने नाम क्यों पड़े, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। क्योंकि मित्रों जब आप एक बार इस पूरे सिद्धांत को समझ जाएंगे, आप इस सिद्धांत को जान जाएंगे, तो आप इनके नाम को आसानी से समझ लेंगे। चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए मित्रों, पहले हम आपको इस प्रयोग और सिद्धांत को बिल्कुल आसान भाषा में व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा। जब आप इस सिद्धांत को व्यवहारिक तरीके से समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस सिद्धांत को हम सैद्धांतिक तरीके से समझाऊंगा कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, इन सब के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको सैद्धांतिक रूप से बताऊंगा। देखिए मित्रों, आप यह सोच रहे होंगे कि पावलोव के साथ क्या घटना घटी, या पावलोव के साथ कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, या क्या कारण था कि पावलोव को कुत्ते की लार ग्रंथि, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करना पड़ा और इसके लार को इकट्ठा करना पड़ा और इन्हें क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत देना पड़ा, या कह लीजिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, तो दोस्तों इस पूरी समस्या को हम आपको बताते हैं कि क्या घटना घटी थी पावलोव के साथ। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से। पावलोव अपने ऑफिस के एक कमरे में बैठे रहते थे, जिनके सामने एक मेज लगी रहती थी और पावलोव बैठकर अपना कार्य करते थे। पावलोव के बगल में ही एक कुत्ता बैठा रहता था। देखिए मित्रों, बात यह थी कि रोज 11 बजे पावलोव का एक नौकर आता था और यह दरवाजे पर पहुंचने के बाद दोस्तों घंटी को बजाता था
घंटी को बजाने के बाद यह दरवाज़ा खोलता था और अंदर जाता था। और जो है नौकर आता था पावलाव का, वह एक बॉक्स लिए रहता था। बॉक्स को तुरंत यह पावलाव को देता था और बॉक्स में क्या था, बॉक्स में था भोजन। भोजन के तौर पर था चिकन। और दोस्तों पावलाव महोदय चिकन का तुरंत एक टुकड़ा कुत्ते को दे देते थे। तो दोस्तों कुत्ता जो है चिकन को खा लेता था। यह क्रिया दोस्तों लगभग कई दिन देखी गई, लगभग 10-15 दिन देखी गई। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, जब चिकन पहुंचता था कुत्ते के पास तो चिकन को देखकर कुत्ते के मुंह से टपकने लगती थी क्या लार, या ढेर सारा लार फर्श पर या ज़मीन पर गिरा देता था। देखिए मित्रों, जैसे ही आपके सामने इमली आ जाए, आपके सामने अचार आ जाए, आपके सामने या मित्रों मिठाई आ जाए, तो देखकर आपके मुंह से टपकने लगता है क्या लार, या आपके मुंह में आ जाता है पानी। तो दोस्तों शुरुआत में यही घटना घटी कि जैसे ही इस चिकन को देखता था कुत्ता तो उसके मुंह से आ जाती थी क्या लार। तो दोस्तों यह क्रिया लगभग 1 महीने घटना घटी कि पहले पावलाव को नौकर आता था, घंटी को बजाता था, बॉक्स को तुरंत देता था पावलाव को। पावलाव उसमें से जो चिकन था, चिकन का एक टुकड़ा तुरंत कुत्ते को देते थे। जैसे ही चिकन कुत्ता देखता था उसके मुंह से ढेर सारा लार टपक पड़ता था ज़मीन पर। अब दोस्तों यह थी 1 महीने की घटना। जब इस घटना को पावलाव ने ध्यानपूर्वक देखा तो उन्होंने यह पाया कि जब कुत्ता सबसे पहले एक महीने की बात करते हैं, 1 महीने में इन्होंने यह देखा कि कुत्ते ने सबसे पहले भोजन को देखते ही लार टपकाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों 1 महीना बीत गया, यानी कि ढेर सारा दिन जब बीत गया तो उन्होंने यह देखा कि पावलाव ने यह नोटिस किया अपने नोटबुक में, यह देखा कि जैसे ही नौकर पहुंचता है दरवाजे पर और बजाता है घंटी रोज़ 11 बजे, घंटी के बजाने के बाद ही, यानी कि भोजन कुत्ता ने नहीं देखा लेकिन तब पर भी उसके मुंह से आ जाती थी क्या लार, क्योंकि कुत्ते को यह लगता था कि अब उसे कुछ देर बाद मिल जाएगा क्या चिकन। जबकि दोस्तों चिकन उसे नहीं मिलता था, यानी कि चिकन उसे दिखाई नहीं देता था, फिर भी उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो मित्रों दोस्तों उन्होंने पावलाव ने यह नोटिस किया कि सिर्फ घंटी बजाने से ही यह इसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इससे यह क्या कर लिया, घंटी के साथ यह संबंध स्थापित कर लिया, यानी कि घंटी को यह भोजन समझने लगा कि अब हमें भोजन मिलेगा। यदि दोस्तों पावलाव भोजन नहीं देते तब पर भी उसके मुंह से लार टपकने लगती, क्योंकि वह पहले से बार बार क्रिया करते आया था, या वह जान चुका था कि घंटी बजाने के बाद नौकर आएगा और उसे मिलेगा क्या भोजन। तो मित्रों घटना यह घटी कि घटना यह घटी कि पावलाव महोदय क्या किए, एक बार ऐसा किए कि उन्होंने, नौकर आया, घंटी बजी, लेकिन इन्होंने भोजन नहीं दिया, कुत्ते को भोजन नहीं दिया। तो भी क्या हुआ, तो भी इन्होंने यह देखा कि कुत्ते के मुंह से ढेर सारा लार टपकने लगा। तो दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत को प्रूफ किस लिए किया, इसको हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों इन्होंने यह देखा कि यह किया कि ये कुत्ते को ले गए प्रयोगशाला में ले गए, और दोस्तों इसके एक ग्रंथि थी गले में जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहते थे। इसके ग्रंथि को इन्होंने ऑपरेशन कर दिया दोस्तों। ऑपरेशन करने के बाद यह किया कि कुत्ते को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि सबसे पहले कुत्ते के सामने एक मांस का टुकड़ा दिया गया। शुरुआत की बात है दोस्तों, मांस का टुकड़ा नहीं दोस्तों, मांस का पाउडर डाला गया। मांस का पाउडर को डालते ही, यहाँ दोस्तों मांस का टुकड़ा को देखते ही कुत्ते के मुँह से आने लगी क्या लार। तो दोस्तों यह पहली घटना थी। और दूसरी घटना यह घटी कि पहले इन्होंने घंटी बजाया लेकिन मांस का टुकड़ा नहीं दिया, तो दोस्तों तब पर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। और इन्होंने परख नली से, इसके नली में, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि में जो ऑपरेशन किया था, इन्होंने नली के द्वारा यह नोटिस किया कि उतना ही लार निकल रही है कुत्ते की जितना कि पहले निकलती थी भोजन देखने के बाद, लेकिन अब पर भी उतना ही लार टपक रही है कि जब तक हम घंटी सिर बजा दे रहे हैं भोजन नहीं दे रहे हैं। तो मित्रों बात यह थी कि अब हम इस सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से आपको समझाते हैं। देखिए मित्रों, जो यह आपकी घंटी है, घंटी को हम कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। देखिए मित्रों पहला कंडीशन है, सबसे ऊपर वाला समझिए, घंटी को हम कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। और दोस्तों यह आपका भोजन है,
भोजन को कहते हैं क्या? स्वाभाविक उद्दीपक। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब आपके सामने भोजन आएगा और आपको भूख लगी रहेगी तो देखकर आपके मुंह से आएगा क्या? लार। और दोस्तों लार को क्या कहते हैं? लार को कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। लार को कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। तो मित्रों आप इतनी बातों को समझ लिए। घंटी को कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक, भोजन को कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक और लार को कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया। दोस्तों लार को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यही बात थी। अब देखिए मित्रों, हम 4 कंडीशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक में भोजन है यदि आपके सामने भोजन उपस्थित होगा। प्रत्यक्ष पहली बात है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि आपके सामने भोजन उपस्थित होगा, भोजन को क्या कहते हैं? भोजन को कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। यदि आपके सामने उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक या भोजन प्रस्तुत होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका खाने का मन करेगा। खाने का मन करेगा तो आपके मुंह से क्या आएगी? आपके मुंह से आएगी लार। और लार को क्या कहते हैं? लार को कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। अब मित्रों हम आपको दूसरा कंडीशन आपको बता रहे हैं कि देखिए मित्रों, पावलोव ने यह किया था कि पहले घंटी को बजवाया था। घंटी को बजाने के बाद लार आई थी। दोस्तों जब घंटी को बजाने के बाद लार आई थी तो जैसे ही घंटी बजता था, घंटी को क्या कहते हैं? घंटी को कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। और जैसे ही घंटी बजता था कुत्ता यह सोच लेता था कि उसे भोजन मिलेगा। और दोस्तों कुत्ता क्या हो जाता था? चौकन्ना हो जाता था, जिसे हम कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों बात क्या थी? अब तीसरा कंडीशन यह था कि सबसे पहले क्या था? सबसे पहले नौकर आता था दरवाजे पर बजाता था घंटी। घंटी को क्या कहते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद तुरंत भोजन देता था पावलोव को। पावलोव भोजन को क्या कहते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। और दोस्तों तुरंत क्या करते थे? पावलोव दे देते थे कुत्ते को भोजन। तो इससे क्या होती थी? स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी, कुत्ते के मुंह से लार आता था। देखिए मित्रों यह संबंध कैसे स्थापित होगा? अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद यानी घंटी बजाने के बाद 1/2 सेकंड यानी कि कम से कम समय में कम से 1/2 सेकंड अंतराल बोल दीजिए दोस्तों, अंतराल के बाद आप स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर देंगे। यानी कि घंटी के बजाने के कुछ देर बाद आप तुरंत स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को प्रस्तुत कर देंगे और यह क्रिया दोहराई जाएगी लगभग कई दिन तक। यानी कि लगभग आप 1 महीना 1.5 महीना कुछ दिन तक यह क्रिया जब दोहराई जाएगी तो कुत्ते के मुंह से स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। यानी कि जैसे ही आप इस क्रिया को दोहराएंगे, घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने के बाद भोजन देंगे, भोजन देने के बाद तुरंत कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगेगा। तो दोस्तों कुत्ता जो है यह संबंध स्थापित कर लेगा पहले वाली क्रिया से। यानी कि पहले वाली क्रिया से भोजन को आप गायब कर देंगे। देखिए मित्रों चौथे फिगर में यही बताया गया है कि कुत्ते ने यह समझ लिया कि घंटी के बजते ही उसे भोजन मिलेगा। उसे ने भोजन को नहीं देखा तब पर भी उसके मुंह से क्या आ रही है? उसके मुंह से आ रही है लार। तो दोस्तों अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने से ही क्या हो गया? स्वाभाविक अनुक्रिया आ गई, लार आ गई। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत कहते हैं कि यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होते ही स्वाभाविक अनुक्रिया का आना। तो दोस्तों पावलोव महोदय ने यह बताया कि यदि आप कोई भी क्रिया किसी भी पशु हो या बच्चे हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई भी क्रिया आप अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दोहराएंगे तो वह स्वाभाविक उद्दीपक जरूर प्रस्तुत होगा। जबकि आपका मुख्य रूप से भोजन यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक न हो तब पर भी वह बच्चा, वह व्यक्ति, वह पशु, वह जानवर वह अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेगा। देखिए मित्रों इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए मित्रों स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। अंग्रेजी में आप एक बार समझ लीजिए। स्वाभाविक उद्दीपक को अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं और अस्वाभाविक उद्दीपक को कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं और अस्वाभाविक अनुक्रिया को कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। यही सिद्धांत दोस्तों आप सबसे पहले हम अंग्रेजी में बता देते हैं। यदि अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे यानी कि भोजन प्रस्तुत करेंगे, भोजन के बाद तुरंत क्या होगी? अनुक्रिया होगी। यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। जो आपको ऊपर बताया है ठीक वही आपका अंग्रेजी में है।
और दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। कंडीशनल स्टिमुलस में क्या देखा गया कि अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया गया था तो क्या हुई थी, अस्वाभाविक अनुक्रिया, कंडीशनल रिस्पांस मिला था, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होते ही कुत्ता क्या हो गया था, चौकन्ना हो गया था। और दोस्तों तीसरे क्रिया में हमने यह देखा था कि कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक पहले प्रस्तुत किया गया, पहले घंटी बजाएगी, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया जिसे अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ, यानी कि CS यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक। दोस्तों अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ यदि बार बार क्रिया कराई जाए स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, यानी कि पहले अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करके बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होगा। और दोस्तों कुछ दिन बाद यानी कि महीने डेढ़ महीने बाद यदि यही क्रिया जारी रहे तो जो बच्चा होगा, जो व्यक्ति होगा या जो पशु होगा, जो कुत्ता होगा, वह संबंध स्थापित कर लेगा, किससे, वह संबंध स्थापित कर लेगा अस्वाभाविक उद्दीपक से। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया चौथा स्टेज में क्या होता है कि चौथे स्टेज में हमने इसको गायब कर दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन को गायब कर दिया। अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत होते ही हमको वही अनुक्रिया प्राप्त होगी जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने के बाद हो रही थी। तो मित्रों यही बात था इस सिद्धांत में। अब इस सिद्धांत को दोस्तों हम आगे समझते हैं, पावलोव का विलोपन सिद्धांत। पावलोव का विलोपन सिद्धांत क्यों कहा जाता है दोस्तों, जब अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराया जाता है और उसे स्वाभाविक उद्दीपक से नहीं जोड़ा जाता तो स्वाभाविक अनुक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसे विलोपन का सिद्धांत कहते हैं। देखिए मित्रों, विलोपन का मतलब होता है समाप्त होना। अब विलोपन का मतलब समाप्त होना, जैसे कि आपने एक बार क्या किया था, आपने पहले अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया था, पहले घंटी बजाई थी, घंटी के बाद भोजन तुरंत आपने दे दिया था कुत्ते को तो आपको रिस्पांस मिल गया था। फिर दोस्तों कुछ दिन तक यह क्रिया जारी रही तो आपको क्या हुआ, आपको रिस्पांस मिला कि भोजन को आप गायब कर देते थे, अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करते थे, आपको स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त हो जाती थी। लेकिन दोस्तों यदि आप इसे अधिक दिन तक करेंगे, यानी कि यदि आप उसका भोजन बार बार गायब कर देंगे और बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करके यह सोचे कि यह स्वाभाविक अनुक्रिया हमेशा करेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह भी जान चुकेगा कि आप उसे भोजन देने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को यदि आप अधिकतर या अधिक दिन तक करते हैं या बार बार दोहराते हैं तो यह दोस्तों धीरे धीरे उसकी सीखी हुई बात क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अनुकूलन के प्रकार की बात करें तो समकालीन अनुकूलन की बात करें, भोजन और घंटी एक साथ प्रस्तुत करना समकालीन अनुकूलन है। जैसे ही घंटी बजाई जाती थी तुरंत भोजन दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है विलंबकालीन अनुकूलन, पहले भोजन बाद में घंटी प्रस्तुत करना। पहले आप यदि कुत्ते को भोजन दे देंगे तो घंटी से उसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसका काम क्या है, उसका काम है खाना प्राप्त करना, तो इसे हम क्या कहते हैं, विलंब, यानी कि विलंब कर लेंगे आप उसे समाप्त कर देंगे, विलंबकालीन अनुकूलन इसे कहते हैं। तीसरा है अनुमार्गी अनुकूलन में पहले भोजन काफ़ी देर बाद घंटी। अनुमार्गी अनुकूलन में यदि पहले भोजन दे देंगे फिर उसके बाद कुछ देर बाद घंटी बजाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। चौथा है पृच्छोन्मुखी अनुकूलन, पहले घंटी उसके पश्चात भोजन देंगे तो इससे आपको स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होगी, इसे पृच्छोन्मुखी अनुकूलन कहते हैं। अब मित्रों विशेष में हम बात करें, कुत्ते के मुंह से लार का आना कल्पना प्रसूत श्राव या मानसिक प्रसूत श्रावण कहलाता है। अगला पॉइंट है शास्त्रीय अनुकूलन में अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ मिलकर उसकी सभी विशेषताओं को समाप्त कर लेता है। देखिए मित्रों, इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वह क्या करता है, वह स्वाभाविक उद्दीपक का स्थान प्राप्त कर लेता है। जब वह क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो क्या होता है, जब अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक का स्थान प्राप्त कर लेगा तो स्वाभाविक उद्दीपक की विशेषताएं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए मित्रों, अगला पॉइंट आपके सामने, भोजन को अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। देखिए मित्रों, भोजन को अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं क्योंकि भोजन ही चालक का कार्य करता है। अगला पॉइंट है अनुबंधन को उच्च श्रेणी का अनुकूलन कहते हैं। अगला पॉइंट है पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग उस क्षेत्र में करते हैं जहां चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, क्रो एंड क्रो ने कहा है। देखिए मित्रों,
क्रो एंड क्रो ने कहा है कि पावलोव के इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर चिंतन नहीं करेंगे व्यक्ति अपना कार्य करेगा। यदि उसे चिंतन करेगा यानी कि वो समझेगा कि हाँ घंटी बजी है, भोजन आएगा, जब तक भोजन नहीं आता तब तक हम क्या करें, कोई कार्य करें। तो दोस्तों यह इनका भी बात सही है, क्रो एंड क्रो का। अगला पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग मानसिक उपचारों में किया जाता है। मानसिक उपचारों में दोस्तों इसलिए किया जाता है कि बच्चे के साथ यह संबंध स्थापित किया जाता है किसी दूसरे मार्ग के द्वारा, कि उसके साथ दोस्तों अस्वाभाविक अनुक्रिया के साथ स्वाभाविक उद्दीपक या स्वाभाविक क्रिया किया कराई जाती है, जिसके बाद दोस्तों बच्चा जो होता है अपना गलत आदतों को छोड़कर वह अच्छी आदतों को पकड़ लेता है दोस्तों। तो यह मानसिक उपचार में सर्वथा उपयुक्त है। अगला पॉइंट है, अनुशासन में दंड और पुरस्कार इस विधि पर आधारित है। यदि आप कोई बच्चों को टॉफ़ी देंगे तो वह कार्य करेगा। देखिए मित्रों, पहले आप किसी भी बच्चों को, पहले आप कोई भी कार्य करें तो बच्चों के पहले टॉफ़ी देंगे तो तुरंत कार्य करेगा, जबकि यदि आप उसके साथ यानी कि टॉफ़ी देने के साथ आप यह कहें कि आप इस शब्द को, आप इस लाइन को या कैसे ज्ञान तक आप पढ़कर सुना दीजिए, हम आपको टॉफ़ी देंगे, तो बच्चा सीख रहा है क्या, कैसे ज्ञान तक, लेकिन उसका मन क्या पर है, मन कहाँ पर है, उसका मन है स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि टॉफ़ी पर। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, टॉफ़ी प्राप्त करना, लेकिन वह सीख क्या रहा है, सीख रहा है कैसे ज्ञान तक, क ख ग घ अंग सीख रहा है। तो दोस्तों यह विधि इसलिए सर्वथा उपयुक्त है। तो दोस्तों आपको हमने लास्ट में कहा था कि हमको आपको इन सब के मतलब बता देंगे। देखिए मित्रों, इन सब का मतलब क्या है, अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलन प्रत्यावर्तन का मतलब होता है, प्रत्यावर्तन का मतलब होता है दोस्तों कोई भी क्रिया करने के बाद जो रिजल्ट हमको लास्ट में प्राप्त हुआ है वह रिजल्ट हमको पहले ही प्राप्त हो चुका है। यानी कि दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि घंटे को बजाते ही कुछ दिन बाद यह संबंध स्थापित हो गया था कि घंटे को बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार आ रही है। लेकिन दोस्तों हमने अंत में शुरुआत में भी यह देखा था कि पहले भोजन को देने के बाद लार आ रही थी। तो दोस्तों इसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कुत्ते ने अपना संबंध बैठाया था किससे, घंटी से। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि वातावरण के अनुकूल अनुक्रिया करना, वातावरण के अनुकूल प्रतिक्रिया देना, तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत पुराना सिद्धांत है, इसलिए इसे शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसके साथ यह कंडीशन यह जुड़ा रहता है कि पहले आपको अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना पड़ेगा और यह क्रिया कई दिन तक जारी रहेगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट लास्ट में मिलेगा कि बिना भोजन को दिए सिर्फ घंटी बजवाकर आप कोई भी कार्य करवा लें। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है अनुक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें यह बंधन रहता है, अनुबंधन जुड़ जाता है, किससे, कुत्ते का जुड़ जाता है घंटी के साथ, इसलिए इसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और इसे प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। पूरे वीडियो में हमने यह नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए तो मित्रों अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।